आप सभी को नमस्कार। मित्रों, इन दिनों हम लोग कवि गद्यकार अनामिका जी पर एकाग्र का आयोजन कर रहे हैं। आज 25 अगस्त है और इस एकाग्र की 9वीं कड़ी। आज हमारे साथ सुपरिचित कवि गद्यकार आदरणीय राजेश जोशी जी उपस्थित हैं। वे अनामिका जी के उपन्यास 10 द्वारे का पिंजरा पर केंद्रित अपना वक्तव्य देंगे। साथ में कुछ जो अलग अलग अवसरों पर भेंट मुलाकातें हैं, इसकी भी चर्चा होगी, जिस तरह से उन्हें सुविधा होगी। मित्रों, राजेश जोशी जी का एक कॉलम दैनिक भास्कर के रविवारी पृष्ठ में आया करता था, प्रसंगवश। यद्यपि वह कुछ समय तक ही चला। उसी कॉलम प्रसंगवश में उन्होंने अनामिका जी के इस उपन्यास पर, जो कि उनका 5वां उपन्यास है, 10 द्वारे का पिंजरा पर सर्वप्रथम लिखा। बाद में वह टिप्पणी राजेश जोशी जी की गद्य की कथेतर गद्य की पुस्तक वह हंसी बहुत कुछ कहती थी में संकलित हुई। हाल ही में कुछ समय पूर्व, कुछ माह पूर्व, संवेद का जो अनामिका जी पर केंद्रित विशेषांक आया, उसमें भी आप राजेश जोशी जी की इस टिप्पणी को पढ़ सकते हैं। वे हूबहू इसी का पाठ नहीं करेंगे, बस यह एक आधार है और इसके बहाने से वे तमाम बातें रखेंगे। तो मैं सीधे राजेश जोशी जी को मंच पर लाता हूं। जी राजेश जी, हार्दिक नमस्कार, स्वागत। नमस्कार। जी जी, अच्छा लग रहा है कि आप जुड़े और हाँ, आपसे चलिए। अनुरोध करता हूं कि आपका वक्तव्य आरंभ हो, आदरणीय राजेश जोशी जी। वैसे सामान्यतः ये माना जाता है अनामिका जी कवि हैं बुनियादी रूप से, और कवि के रूप में ही उनकी चर्चा ज्यादा होती है। हालांकि उन्होंने कई उपन्यास लिखे हैं और इसके अलावा भी बहुत सारा गद्य उन्होंने लिखा है। खासतौर से स्त्री विमर्श के मुद्दों पर उन्होंने बहुत काम किया है, एक एक्टिविस्ट की तरह भी बहुत काम किया है। तो ऐसा बहुत कुछ है उनके गद्य में जिसकी चर्चा अलग से की जा सकती है। वो यानी एक मुकम्मल लेखक हैं, वो सिर्फ कवि भर नहीं है, बल्कि उनके पास यानी कथा भी है और कथितर भी है। दोनों ही तरह के गद्य उनके पास हैं। आलोचनात्मक गद्य का भी एक बड़ा अच्छा खासा आलोचनात्मक गद्य उनके पास है। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे संपादन भी किए हैं और ये सब चीजें उनके जीवन परिचय में पिछले दिनों जब उन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला था, टोकरी में अनंत पर, तो ये तब बहुत सारी बातें लोगों को टोकरी में दिगंत, अनंत नहीं, टोकरी में दिगंत पर जब उन्हें वो कविता संग्रह था, तो उस पर जब उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, तो उनके बहुत सारी अन्य जो एस्पेक्ट हैं, उनके जो बहुत सारे दूसरे आयाम हैं, उन पर भी कुछ कुछ चर्चा हुई। ये एक अच्छा है कि अरविंद कुमार जी जो जिस तरह से उन पर केंद्रित एक कार्यक्रम कर रहे हैं, तो उसमें बहुत सारी तरह की चर्चाएं उनके दूसरे दीगर पक्षों पर भी होगी। उनकी कविता पर तो हमेशा उन पे बात होती ही रही है और होती रहेगी। बहुत समय पहले, लगभग कहना चाहिए 2008 में, एक श्रृंखला कवियों की शुरू हुई थी, कवि ने कहा शीर्षक से। तो अनामिका जी का जो संकलन था, उस कवि ने कहा था, कवि ने कहा शीर्षक से, उसमें एक आत्मकथ्य होता था कवि का और बाकी कविताएं होती थी। उस आत्मकथ्य का एक छोटा सा हिस्सा, बहुत ही छोटा सा हिस्सा मैं आपको सुनाता हूं। खुरदुरी सतहें
मुझे हमेशा से आकर्षित करती थी, भाषा की खुरदुरी सतह हो या व्यक्ति की। ये एक बहुत ही सुंदर वाक्य है किसी लेखक को के आत्म को जानने का, किसी लेखक के पूरे व्यवहार को जानने का, भाषा के साथ उसका व्यवहार और व्यक्तियों के साथ उसके व्यवहार। वो कोई बहुत सोफिस्टिकेशन उसके यहाँ नहीं, यानी वो उन सतहों की तरफ नहीं जा रहा है जो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड सतहें होती हैं, जो बहुत चिकनी सतहें होती हैं, बल्कि वो एक तरह का खुरदुरा जीवन जिसे कहते हैं, जो बहुत हमारा जो एकदम कहना चाहिए कि जो निम्न मध्य वर्ग और बल्कि उससे भी नीचे के वर्गों का जो जीवन है। तो ऐसा जीवन, ऐसा व्यक्ति और ऐसी भाषा जो सामान्य जन बोलता है, जिसकी सतहें बहुत खुरदुरी हैं और कई जगह बहुत नुकीली भी, वो उनको पसंद, वो उस भाषा के साथ जाना चाहती हैं जो इतनी खुरदुरी हो। इसी में उनने आगे लिखा कि संगीत में सुरों से ज्यादा मुझको श्रुतियां ही आकर्षित करती हैं। श्रुतियों अनुश्रुतियों के बीच में वर्षों से झूलती रही। तो ये एक दूसरा एस्पेक्ट है, ये एक दूसरा आयाम है अनामिका के उस भाषा के साथ और रचना के साथ उनके व्यवहार को जानने का, कि वहाँ संगीत के स्वरों की वो नहीं है, संगीत के सुरों का के प्रति आकर्षण उतना नहीं है जितना श्रुतियों के आकर्षण है। तो ये एक दूसरी बात है। इसी में आगे वो कहती हैं, वास्तविक जीवन जगत के चरित्र हों या क्लासिकों के चरित्र, मेरी कल्पना के स्थायी नागरिक वही बनते हैं जिन्हें कभी न्याय नहीं मिला, जो हमेशा लोगों की गलतफहमी का शिकार हुए, दुनिया ने जिन्हें कभी न प्रेम दिया न मान, भीतर से वे जितने अगाध होते हैं उतने ही अकेले भी। ये एक कवि के पक्ष को, उसकी उसके कहना चाहिए उसके कमिटमेंट को, उसके पक्ष को उजागर करता है कि उसका पक्ष क्या है। उसका पक्ष वही है कि उन लोगों के साथ वो अपने पक्ष को स्पष्ट कर रही हैं जिन लोगों को कभी न्याय नहीं मिला, जो अकेले हो गए, जो यानी जिनको प्रेम नहीं मिला, जिनको इस तरह का जीवन में अक्सर जिन्हें बहुत दुख और पीड़ाएं सहना पड़ी। इसीलिए आप देखेंगे ये एक बहुत ही दिलचस्प बात है कि चाहे उनका उपन्यास हो, यही 10 द्वारे का पिंजरा जिस पे हम बात करेंगे, और चाहे टोकरी में दिगंत जैसा संग्रह हो, दोनों के साथ थेरी गाथा का संदर्भ जुड़ा। थेरी गाथाएं जो बौद्ध भिक्षुणियों की थेरी गाथाएं हैं, जो पता नहीं उनकी, मुझे अक्सर लगता है कि कहीं ना कहीं अनामिका के पूरे कवित्व में और बल्कि पूरे रचनात्मक व्यवहार में थेरी गाथाओं की जो पीड़ा है, थेरी गाथाओं का जो करुणा है, थेरी गाथाओं का जो दर्द है, वो कहीं ना कहीं उनकी पूरी रचनात्मकता के आंतरिक सतहों में मौजूद है। ये मुझे हमेशा लगता रहा। इसी वक्तव्य में और एक बात उन्होंने कही कि कठिन यात्राएं ही बीत जाने पर मनोरम कथाएं कविताएं बन जाती। ये हम सभी जानते हैं कि जिन जो बातें हमारे जैसे बचपन में जिन जैसे डांट खाते थे, या जो बहुत सारी कष्ट की बातें होती थी जिसपे उस समय दुख होता था या जिसपे गुस्सा आता था, वो बाद में सुनाने में बहुत मजेदार सी कथाएं बन जाती हैं, वो बहुत मजेदार से संस्मरण बन जाते हैं। तो वो बाद में चल के मनोरम कथाएं बन जाती हैं, वही जिन में बहुत पीड़ा थी, जिसमें जो कठिन यात्राएं थी, वो आगे चल के उतनी कठिन
यानी उन्हें सुनाने में उतनी कठिन नहीं रह जाती, बल्कि वो एक तरह की मनोरम कविताएं में बन जाती हैं। जितनी कठिन यात्रा हो उतने ही रस से वे कही सुनी पढ़ी लिखी जाती है। हर कविता एक यात्रा है, अंततः प्रिय कविताएं वही रह जाती हैं जो कठिन क्षणों की साक्षी हों, कठिन क्षण वैयक्तिक जीवन के हों या सार्वजनिक जीवन के। ये एक इसलिए बहुत महत्वपूर्ण आत्मकथ्य है कि उससे एक पूरा व्यवहार, एक कवि का पूरा व्यवहार समझने में वो मदद करता है कि उसकी उसके झुकाव क्या हैं, उसके लगाव क्या हैं, उसकी प्रतिबद्धताएं क्या हैं, उसके जुड़ाव क्या हैं, और कैसे वो अपनी रचना प्रक्रिया में जाता है। किस तरह वो कठिन यात्राओं को अ, एक दूरी तय करने के बाद वापस उसमें जाता है जब वो ज़्यादा मनोरम हो जाती है। ये एक बहुत सामान्य उस पूरे कहना चाहिए कि इस आत्मकथ्य का एक बहुत ही दिलचस्प पहलू है जिसे हम देख सकते हैं। 10 द्वारे का पिंजरा जब आया और मैं उन दिनों एक ऐसा कॉलम लिख रहा था, एक कॉलम मुझे दिया गया कि आप एक कॉलम लिखें रविवारी पृष्ठों पर। तो मुझे लगा कि ऐसा कुछ किया जाए कि कोई एक किताब को केंद्र में रखकर आपको कोई सबसे अच्छी किताब वही है और सबसे अच्छी रचना भी वही है जिसको पढ़ते हुए आपको बहुत सारी दूसरी किताबें, बहुत सारी दूसरी रचनाएं भी याद आएं और उनसे भी आपके संबंध बने। तो एक ऐसा कॉलम मैंने कंसीव किया, एक तरह से सोचा कि मैं एक रचना या एक किताब को केंद्र में रखकर एक ऐसा कॉलम लिखूं जिसमें और बहुत सारे उसी धरातल के बहुत सारे दूसरे लेखकों की कृतियां याद आए। तो ये उसके पीछे कारण था। और जब ये 10 द्वारे का पिंजरा पर मैं लिख रहा था और जब उसे पढ़ रहा था तो बहुत सारी बातें याद आई, क्योंकि एक तरह से ये उपन्यास कहीं न कहीं जो बंगाल का या बिहार का पुनर्जागरण है, उसके सवालों से भी जुड़ा है। तो उन सवालों के में क्या कमियां थी, उनमें कौन-कौन से कमियां रह गई थी और उसमें उसकी उपलब्धियां क्या थी, और बहुत सारे ऐसे जो सवाल थे उस उन पुनर्जागरण के साथ जुड़े हुए, वो भी वही कहीं न कहीं उसमें याद आ रहे थे, उसमें कहीं उभर कर आ रहे थे। तो ये एक बहुत दिलचस्प बात थी कि 10 द्वारे का पिंजरा पढ़ते हुए अ, आपको बहुत सारी चीज़ें याद आती हैं। बहुत सारी दूसरी दीगर किताबें और दीगर आंदोलन याद आते हैं। कई आलोचकों के द्वारा किया गया काम याद आता है। तो इसलिए कहीं न कहीं ये उपन्यास मुझे इसीलिए बहुत आकर्षित कर रहा था कि किस तरह एक बहुत ही दिलचस्प सा एक बात है कि सीता के ने जो लक्ष्मण रेखा लांघी, उसको अक्सर उसकी कई व्याख्याएं हुई। अक्सर लक्ष्मण रेखा को लांघने को बड़ा नेगेटिव सामान लिया जाता है कि लक्ष्मण रेखा लांघी इसीलिए वो रावण उसको उठा के ले गया। पर अनामिका इस मुद्दे को एक बिल्कुल अलग दृष्टि से देखने की कोशिश करती।
क्योंकि वो स्त्री विमर्श के उन बहुत महत्वपूर्ण सवालों से जुड़ी हैं। इसलिए वो ऐसे तमाम चीजों की पुनर्व्याख्या करने की कोशिश करती, और वो सीता के लक्ष्मण रेखा को लांघने के पॉजिटिव क्या है, उसके सकारात्मक पहलू क्या है, और वो अगर नहीं होती तो क्या क्या नहीं होता। वो महान ग्रंथ, महान कथा ही नहीं होती उस लक्ष्मण रेखा को अगर सीता ने नहीं लांघा होता। तो बहुत दिलचस्प ढंग से वो कहती हैं कि सीता को मूक आज्ञाकारिता से जोड़ने वाले ये भला क्यों भूल जाते हैं कि सीता के जीवन का सबसे बड़ा सच है लक्ष्मण रेखा लांघ जाना, यानी आपात स्थिति में अपने विवेक के हिसाब से नियमावलियों में परिवर्तन का साहस। ये एक साहस है। निर्णय गलत भी हो जाएं तो क्या, निर्णय लिए गए, यही बड़ी बात है। 10 में से एक निर्णय किसका गलत नहीं होता। अपने हिसाब से उन्होंने ठीक ही निर्णय किया। किसी को भिक्षा दी, भूखे को भोजन दिया, और इस तथाकथित गलत निर्णय का तेज ही था जो बाद में रावण के वध का निमित्त बना। ना होता इस निर्णय का तेज तो रावण का वध कैसे होता। सीता कठपुतली होती तो रावण कैसे मारा जाता। जीवन में 2-4 निर्णय गलत भी होते हों तो हो जाएं, वे अक्सर किसी बड़े प्रयोजन के द्वार सिद्ध होते हैं। ये एक बिल्कुल अलग तरह का की व्याख्या है, अलग तरह का इंटरप्रिटेशन है सीता के लक्ष्मण रेखा को लांघने के पक्ष में, कि अगर वो नहीं होता तो हम सोच सकते हैं कि कितना कुछ नहीं होता। और गलत और सही की जो व्याख्याएं हैं, और हम लोग हमेशा ऐसा लगता है कि सिर्फ सही के ही पक्ष में खड़े होंगे, तो उसको भी वो नकार देंगे। नहीं, गलत एक आध निर्णय के गलत हो जाने को से क्या अंतर पड़ता है। निर्णय तो लेना ही चाहिए। अगर आप कदम ही नहीं उठाएंगे तो कैसे मालूम पड़ेगा कि कौन सा कदम सही था और कौन सा गलत था। तो ये एक बड़ा साहस कहीं ना कहीं उनके लेखन में, अनामिका के लेखन में की एक बड़ी खूबी ये है कि अनामिका जी बहुत आक्रामकता के साथ साहस में नहीं जाती, बहुत तार्किकता के साथ साहस में जाती। उसके पीछे एक बहुत बहस करता हुआ मस्तिष्क है, एक लगातार जरह करता हुआ मस्तिष्क है। वो कोई आक्रामक होकर हमला करता हुआ मस्तिष्क नहीं है। तो इसलिए भी अनामिका के लेखन को देखने का एक ये पक्ष भी है कि वो एक बहुत तार्किक किस्म की आक्रामकता है, या तार्किक किस्म की व्याख्या है, जिससे वो बहुत सारी चीजों की पुनर्व्याख्या करती है, बहुत सारी चीजों का खंडन करती है, मंडन करती है। तो ये एक बड़ा काम कहीं ना कहीं अनामिका के लेखन में आता है। 10 द्वारे का पिंजरा का ही वो उपरोक्त कथन है जो सीता को लेकर लिखा। और ये एक दिलचस्प बात है, हालांकि जब ये आया तो इसमें भी कहीं ना कहीं वो थेरी गाथा का जिक्र वो करते हैं। और जैसा कि सभी जानते हैं कि बहुत सारे संग्रह उनके कविता के हैं, और बुनियादी रूप से अनुष्टुप और खुरदुरी हथेलियां, यानी एक ये जो खुरदुरा शब्द जो उन्होंने अपने आत्म कथ्य में भी यूज किया, खुरदुरी भाषा और खुरदुरा व्यक्तित्व। इसी तरीके से उनका एक कविता संग्रह ही है जिसका नाम ही है खुरदुरी हथेलियां। ये एक पूरे व्यवहार को बताता है, एक रचनाकार के व्यवहार को बताता है। स्त्री विमर्श को लेकर जैसे मैंने कहा कि उनने बहुत सारा महत्वपूर्ण लेखन किया है। उपन्यास की जो पहली गाथा है, इस 10 द्वारे का पिंजरा की जो पहली गाथा है, उसके केंद्र में वस्तुतः मराठी और बंगला पुनर्जागरण है। ये दोनों पुनर्जागरण पूरे भारतीय संदर्भ में
दो पुनर्जागरण बहुत महत्वपूर्ण रहे। एक तो जो बंगाल का पुनर्जागरण है, जो राजा राम मोहन राय के समय से जुड़ा है, और दूसरा जो मराठी का महात्मा फुले और सावित्री फुले आदि से जुड़ा हुआ है, और जिसमें बाद में चल के ये जो जिस पर ये उपन्यास लिखा गया, तो ये एक विचारणीय मुद्दा है कि इन दोनों भाषिक समुदायों में ही पुनर्जागरण के सबसे प्रबल आंदोलन हमारे सामने आते हैं, जिन्हें और दोनों को कहीं ना कहीं छूती हैं अनामिका इस उपन्यास में। और सिर्फ उसके यानी उस पुनर्जागरण पर जब बात करती हैं, तो उस पुनर्जागरण में जो अंतर्निहित अंतर्विरोध है, उन पर भी वो विचार करती हैं। वो उन्हें कोई सीधे सीधे सिर्फ पुनर्जागरण के पक्ष या सकारात्मक पक्ष तक नहीं ठहरती हैं, उसके अंतर्विरोधों पर भी बात करती हैं। हम सभी जानते हैं कि स्वाधीनता संग्राम जब चल रहा था, तो उसमें सबसे बड़ा मुद्दा या सबसे प्रमुख मुद्दा औपनिवेशिक शासन से स्वाधीनता का मुद्दा था। और इसलिए ऐसे बहुत सारे मुद्दे जो भारतीय समाज के बहुत आवश्यक मुद्दे थे, वो नेपथ्य में चले गए या कहीं ना कहीं किनारे हो गए। तो इसलिए 90 के आसपास खास तौर से अगर हम देखें, तो एक बार पुनः ऐसा कुछ हुआ कि वो सारे मुद्दे जो कहीं ना कहीं अवदमित मुद्दे होकर किनारे हो गए थे, जो स्वाधीनता संग्राम जैसे प्रमुख संग्राम के कारण के रहते जो किनारे कर दिए गए थे, वो सारे मुद्दे फिर से उभर कर आए। और इसीलिए दलित विमर्श हो, चाहे स्त्री विमर्श हो, चाहे आदिवासी विमर्श हो, या और बहुत सारे जो इस तरह के विमर्श हैं या इस तरह के मुद्दे हैं, वो 90 के आसपास कहीं सतह पे आए, और वो उन पर फिर से एक नए सिरे से चर्चा प्रारंभ हुई। ये एक बड़ा है। पर अक्सर हम जब उपन्यास पे या कथा पर या किसी चीज पर बात करते हैं, तो हम सामान्यतः उसकी अंतर्वस्तु पर, सामान्यतः उसके कथ्य पर ही बात करते हैं, जबकि उसका जो फॉर्म है वो भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। अनामिका के इस उपन्यास की एक खूबसूरती ये भी है कि उसके कथ्य पे तो बात होगी ही, उसके कथ्य पे तो हम सब लोग चर्चा करेंगे, पर उसके लिए जो फॉर्म चुना वो बहुत दिलचस्प था। जो जिस तरह के फॉर्म को लेकर उनने इस उपन्यास को लिखा, और ये अन्य उपन्यासों से इसलिए अलग हमें लगता है कि वो जो बहुत सारे उपन्यास थोक के भाव लिखे जाते रहते हैं कि कहानी को ही थोड़ा सा और फुला दिया जाए और थोड़ा सा और विस्तार दे दिया जाए और इस तरह एक कहानी उपन्यास बन जाए, उस तरह का नहीं है। इसमें फॉर्म को लेकर कुछ बहुत दिलचस्प बातें हुई कि वो उसका फॉर्म यह है कि एक फिल्म बनना है। ये 2 फिल्में के लिए लिखी जाने वाली पटकथा की एक तैयारी हो रही है, और वो तैयारी जो है वही इसका फॉर्म है। ये कोई कथा नहीं सुनाई जा रही, ये कोई कथा नहीं बताई जा रही, ये एक पूरे समय का आख्यान नहीं, बल्कि एक फिल्म बनाई जाना है, जिसके लिए एक पटकथा लिखी जाना है। उसके लिए ये सारा शोध कार्य किया जा रहा है, ये सारी चर्चा की जा रही है। पुनः पीछे जाकर उस पूरे मूवमेंट को, उस पूरे आंदोलन को देखने की कोशिश की जा रही है।
ये बात कहीं ना कहीं इसमें है। और इसमें ये मराठी पुनर्जागरण काल की पंडिता रमाबाई और पंडिता रमाबाई की पट शिष्या ढेलाबाई की जीवन गाथा, ये दो स्त्रियां हैं जिनकी गाथा इसमें कही गई। और ये दिलचस्प है कि पंडिता रमाबाई तो विद्वान है और बहुत ही संभ्रांत महिला है, और दूसरी जो है यानी उनकी जो पट शिष्या है ढेलाबाई, वो एक वेश्या है और उसकी जीवन गाथा। ये दो बिल्कुल यानी उस तरह से देखें तो ऐसा लगेगा कि जैसे दो बहुत ही विपरीत पात्र हैं। एक पंडिता है और दूसरी एक वेश्या है। तो ये दोनों स्त्रियों के को लेकर, ये दोनों स्त्रियों के जीवन को लेकर, उनके संघर्षों को लेकर, उनके तमाम कार्यकलाप को लेकर ये एक फिल्म बनाई जाना है, एक फिल्म की पटकथा लिखी जाना है, जिसके लिए ये सारा उपक्रम किया जा रहा है। जब फिल्म के लिए क्योंकि ये तैयारी हो रही है, इसलिए आप पाएंगे कि ये एक तरह की नाटकीय जीवनी बन जाती है, क्योंकि फिल्म के लिए लिखी जा रही है। वो बहुत सीधी सपाट जीवनी नहीं लिखी जा रही है कि एक सीधी सपाट सी सा आख्यान बन जाए। वो तो एक फिल्म के लिए लिखी जा रही है, तो इसलिए उसमें एक बहुत ही नाटकीयता है। जगह जगह उसको एक बड़े नाटकीय अंदाज में वो सारा कुछ उसका कार्यकलाप चलता है। तो ये एक नाटकीय जीवन यानी गाथा बन जाती है, नाटकीय जीवनी बनती है। इसे पढ़ते हुए जैसे आपको बौद्ध भिक्षुणियों की थेरी गाथाओं का ऐसा लगता है जैसे आप बौद्ध भिक्षुणियों की थेरी गाथाओं का कोई आधुनिक संस्करण, या अगर हम ये कल्पना करें, हम ये सोचें कि अगर आज थेरी गाथाएं, बौद्ध भिक्षुणियां अगर आज थेरी गाथाएं लिख रही होती तो कैसी होती। तो ऐसा लगता है कि जैसे ये पूरा आख्यान एक तरह का उन थेरी गाथाओं का एक आधुनिक समय में लिखा गया आख्यान है। ये सब उसमें लगता है। रमाबाई के प्रसंग में थेरी गाथाओं का स्मरण तो होता ही है। रमाबाई एक जगह अपने पास आने वाली स्त्रियों को थेरी गाथा से पढ़कर सुमंगला माता का एक पद भी सुनाती। ये थेरी गाथाएं यूं ही याद नहीं की जा रही हैं, थेरी गाथाओं का एक बकायदा उसमें रेफरेंस भी जगह जगह संकित है, यानी मतलब कहीं ना कहीं उसमें जुड़ता है। सुमंगला माता का एक पद सुनाती हैं, मुक्ति के एक रास्ते के रूप में इस तरह स्त्रियों ने बौद्ध काल में भिक्षुणी होने को चुना होगा। ये पद उस ओर भी एक संकेत करता है। उसकी पंक्तियां हैं जैसे अहो मैं मुक्त नारी, मेरी मुक्ति धन्य है, पहले मैं मूसल्ले धान कूटा करती थी, आज उससे मुक्त हुई, गए मेरी दरिद्रावस्था के छोटे बर्तन, मैं जिनसे घिरी हुई बैठा करती थी, मेली कुचैली, गया मेरा निर्लज्ज पति, गया जो मुझे उन छातों से भी तुच्छ समझता था जिन्हें बनाता था वह जीविका के लिए। ये एक थेरी गाथा है सुमंगला का पद, जिसे बहुत ही सुंदर है, और वो भी वो सुनाती हैं और इसको अनामिका उसमें कहीं ना कहीं याद करती हैं। तो ये एक जब ये चर्चा हो रही होती है तो ये पीरियड है, पता नहीं कौन से कारण है, बहरहाल कुछ ऐसी घटनाएं जरूर हुई होंगी हमारे समाज में इस समय, जिसके कारण एक बार पुनः आप पाएंगे कि बौद्धों के समय को और बौद्धों के संहार का जो जो बौद्धों का जो संहार किया गया और
पुनः यानी बौद्ध धर्म को उखाड़ फेंका गया। वो पूरा जो संघर्ष है पुष्यमित्र के समय का और उससे पहले का, जिसमें बौद्ध मठों को जलाया गया और बौद्धों को मारा गया वगैरह, तो उन सारे संदर्भों को, या जैसे वहाँ का नालंदा का पुस्तकालय जलाया गया और वो कई महीनों तक जलता रहा, तो ये सारे जो प्रसंग हैं वो एक बार पुनः कहीं ना कहीं अलग अलग तरह से फिर से डिबेटेबल हो गए, फिर से उनकी याद की जा रही है, फिर से वो एक तरह की हमारी स्मृति से निकलकर वापस हमारे वर्तमान में आ रहे हैं। तो ये एक इस प्रसंग में भी ये मैं कहना चाहता हूं कि अनामिका जी का ये उपन्यास भी एक बार पुनः उन सारे संघर्षों को कहीं ना कहीं उनको याद करने का कोई कारण बन सकता है या बनता है। उत्तर आधुनिकता के उफान में के थोड़ा थमने के बाद एक नए तरह का उपन्यास दृश्य पर दिखने लगा। आप पाएंगे कि एक थोड़ा सा डिफरेंट उपन्यास बीच में, हालांकि बहुत बड़ी तादाद में नहीं, इसलिए चर्चा में बहुत ज्यादा नहीं उस तरह की चर्चा हो पाई, पर आप पाएंगे कि इतिहास के साथ एक अलग तरह का संबंध बनाने वाला उपन्यास चर्चा में आया या एक लिखा गया। जैसे अगर आप याद करें अलका सरावगी का कलिकथा वाया बाईपास को याद करें, या एक और उपन्यास मुझे याद आ रहा है, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगा, रविंद्र वर्मा का। तो इस तरह के ये उपन्यास आए जिनने ये उन ऐतिहासिक उपन्यासों से भिन्न थे जो एक समय में लिखे गए। वृंदावन लाल वर्मा वगैरह ने जैसे ऐतिहासिक उपन्यास लिखे और बहुत सारे लोगों ने ऐतिहासिक उपन्यास लिखे, उनसे ये उपन्यास उस ढंग से ऐतिहासिक उपन्यास नहीं थे, पर ये इतिहास के साथ एक नया संबंध बना रहे थे। ऐसा होता है कि जब इतिहास को आप दो तरह से आप इतिहास के साथ संबंध बनता है। एक तो यह है कि आप ऐतिहासिक उपन्यास लिखें तो वो ऐतिहासिक उपन्यास तथ्यों पर इतना ज्यादा बल देता है कि वहां रचनात्मकता के लिए थोड़ी घुटन महसूस होती है, वहां स्पेस कम मिलती है आपको। पर ऐतिहासिक आख्यान में जब आप छूट लेते हैं, जब आप एक नया संबंध स्थापित करते हैं इतिहास से, एक नए तरह से आप संबंध बनाते हैं, तो आपको एक तरह का की स्वतंत्रता कहीं ना कहीं उस आख्यान में मिलती है और एक तरह की स्पेस आपको मिलती है, जिसमें तो ये नए तरह का ऐतिहासिक उपन्यास एक तरह से कहना चाहिए कि आ रहा था, जिसमें अनामिका जी का ये उपन्यास 10 द्वारे का पिंजरा भी, जिसे हम देख सकते हैं। मंजूर श्याम का एक बशारत मंजिल करके एक उपन्यास भी याद करना चाहिए इस संदर्भ में, जो बिल्कुल इतिहास के तमाम तथ्यों के बावजूद, इतिहास के तमाम संदर्भों के बावजूद वो इतिहास से एक ऐसा संबंध बनाते हैं जिसमें कहीं ज्यादा उसमें एक जगह होती है, उसमें एक तरह की छूट लेने का ज्यादा अवसर लेखक को मिलता है। और इसलिए वो उस ढंग के उपन्यास नहीं है जैसे पुराने ऐतिहासिक उपन्यास होते थे। उनसे ये थोड़े भिन्न ऐतिहासिक उपन्यास हैं और ये इसलिए थोड़ा सा कभी कभी ऐसा लगता है जैसे
जैसे आप पौराणिक आख्यान पर जब आप उपन्यास लिखते हैं और इतिहास के आख्यान पर जब आप उपन्यास लिख रहे होते हैं, तो पौराणिक आख्यान क्योंकि उसमें कोई सीधे तथ्यात्मकता का आग्रह नहीं होता, इसलिए वहाँ आपको छूट ज़्यादा मिलती है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों को याद करें, तो आपको लगेगा कि वहाँ तो कल्पना का खेल बहुत मज़ेदार सा कल्पना का खेल है और उसमें खेलने के लिए बहुत जगह है। तो वो आख्यान आपको ज़्यादा छूट देता है, इतिहास कम छूट देता है। पर फिर भी ये जो उपन्यास हैं जिसमें 10 द्वारे का पिंजरा का भी को मैंने आधार बनाया, उसमें सबसे सुंदर बात यही है कि वो इतिहास के साथ एक ऐसा मुक्त संबंध स्थापित करता है जिसमें उस दौर के इस पुनर्जागरण के जितने अंतर्विरोध हैं उन पे भी बात हो सकती है, पुनर्जागरण के जो सकारात्मक पहलू हैं उन पे भी बात हो सकती है, पुनर्जागरण से थोड़ा दाएं-बाएं जाके भी बहुत सारी चीज़ों को देखा जा सकता है। ये सारी चीज़ें उसमें कहीं न कहीं मौजूद आपको अ, लगेंगी और ये बड़ी उपलब्धि है कि उसमें हाशिए के बहुत सारे प्रश्नों को कहीं न कहीं आप रेखांकित होते हुए पाएँगे। अनामिका का जो ये उपन्यास है अ इसके केंद्र में एक कोठी है, जोगिनिया कोठी जिसे कहते हैं, जिसका नाम है जोगिनिया कोठी, जो एक बड़ी-सी हवेली है, बड़ी-सी कोठी है जो उसके केंद्र में कहीं है जिसमें आधारशिला का मुख्य दफ्तर भी है। कानन देवी ने एक रेडियो नाटक लिखा था रमाबाई पर। वो रमाबाई की पटशिष्या थी ढेलाबाई। यही वे 2 स्त्रियाँ हैं जिन पर 2 फ़िल्म बनाई जाना है। 1 नहीं, 2 फ़िल्म बनाई जानी है। रमाबाई के पिता को महाराष्ट्र के ब्राह्मण समाज ने जाति से बहिष्कृत कर दिया था। ये यहाँ से आप सोचिए, तो ये एक बड़ा पुनर्जागरण एक ऐसा बड़ा विद्रोह का समय है जिसमें बहुत तरह के आपको संघर्ष दिखाई देंगे। तो जो रमाबाई हैं, पंडिता रमाबाई, उनके पिता को महाराष्ट्र के ब्राह्मण समाज ने जाति से बहिष्कृत कर दिया था। उनका अपराध ये था कि वे पत्नी और पुत्रियों को शास्त्र पढ़ाते थे। ये एक बहुत ही दिलचस्प बात है कि एक समय में तो स्त्रियों को पढ़ाना ही अपने आप में अपराध मान लिया जाता था, तो फिर शास्त्र पढ़ा रहे हैं। और फिर ये हुआ कि रमाबाई तो जो थी वो शास्त्रज्ञ हो गई और शास्त्रों पे चर्चा भी करने लगी। ये तो पंडितों को कैसे बर्दाश्त होता कि एक स्त्री न केवल शास्त्र पढ़ ले, शास्त्रज्ञ हो जाए, बल्कि वो शास्त्रों पे चर्चा भी करने लगे। तो इससे पंडितों में एक बड़ी बवाल मचा और उससे उसके कारण उनके पिता को एक तरह से बाहर कर दिया गया, समाज से बहिष्कृत कर दिया गया। तो ये एक स्थिति बनी और लेकिन रमाबाई बहुत कम उम्र में ही शास्त्र की चर्चा शुरू कर दी थी और वह पुरुष समाज को बर्दाश्त नहीं था। रमाबाई को महाराष्ट्र पुनर्जागरण के पुरोधा महात्मा फुले और सावित्री फुले का समर्थन मिला। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि रमाबाई जो कि एक ब्राह्मण पुत्री, शास्त्रज्ञ थी, समाज की उन मान्यताओं का विरोध करते हुए आगे बढ़ रही थी, उन्हें उस पुनर्जागरण काल के सबसे बड़े यानी महाराष्ट्र के पुनर्जागरण के सबसे महत्वपूर्ण कहना चाहिए कि नेता महात्मा फुले और उनकी पत्नी सावित्री फुले का समर्थन मिला और इस समर्थन ने उन्हें बहुत बल दिया और फिर रमाबाई जो हैं वो वहाँ से महाराष्ट्र से
कलकत्ता जाती हैं और पुनर्जागरण के नेताओं से मिलती हैं। ब्रह्म समाज के केशव चंद्र सेन, जिनको लगभग उस समय ब्रह्म समाज के सबसे बड़े, यानी अगर आप इनकी विवेकानंद की और रामकृष्ण परमहंस की जीवनी पढ़ें तो आप पाएंगे कि रामकृष्ण परमहंस बार बार विवेकानंद को ये बताने की कोशिश करते हैं, ये समझाने की कोशिश करते हैं कि विवेकानंद जो हैं वो केशव चंद्र सेन से ज्यादा बड़े विद्वान हैं। हालांकि विवेकानंद खुद नहीं मानते। विवेकानंद बार बार रामकृष्ण परमहंस से कहते भी हैं कि कहाँ आप तुलना कर रहे हैं, केशव चंद्र सेन कितनी बड़ी चीज है, पर वो कहते हैं कि नहीं, केशव चंद्र सेन तुम्हारे आगे कुछ नहीं। तो पर ब्रह्म समाज के वो बहुत बड़े नेता थे उस समय और बहुत विद्वान भी। तो केशव चंद्र सेन से भी मिली रमाबाई और उनके भाषणों में तो ये सही है कि केशव चंद्र सेन जो थे वो भी एक तरह से पुनर्जागरण से प्रभावित थे और बाल विवाह के विरोधी थे, लेकिन उनके खुद के जो अंतर विरोध थे कि उनने अपनी जो एक बड़ी बेटी का विवाह कच्ची उम्र में कर दिया था, तो कहीं ना कहीं अनामिका इस मुद्दे को भी छूती हैं और इस अंतर विरोध को भी, इस कंट्रडिक्शन को भी कहीं ना कहीं उठाती हैं, जो केशव चंद्र सेन का जो अंतर विरोध। केशव चंद्र सेन बहुत उस समय कहना चाहिए कि उस पुनर्जागरण के नेता थे, पर उनमें जो वो था। इसके बाद बंगाल के बाद वो इंग्लैंड भी गई और उन्होंने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया, जिसका कि बहुत विरोध हुआ। और महात्मा फुले के अलावा रमाबाई के क्रिश्चियन मिशनरीज से जुड़ने के का बहुत विरोध हुआ और इस तरह के बहुत सारे मुद्दे सामने आए और इन सब मुद्दों को छूते हुए अनामिका इस उपन्यास में उस रमाबाई के पूरे संघर्ष को, किस तरह वो पंडिता रमाबाई से क्रिश्चियन धर्म को स्वीकार कर लेने वाली रमाबाई तक जाती हैं, इस पूरे यात्रा को बहुत नाटकीयताओं के साथ और बहुत उनके संघर्षों को बार बार उनके अंतर विरोधों और उनके सारे प्रसंगों को छूते हुए आगे बढ़ती हैं। इसी उपन्यास के दूसरे खंड में अगर हम देखें तो पाएंगे कि जो ढेलाबाई उन पर आती हैं, जो कि वेश्या हैं और मशहूर गायक महेंद्र मिसिर की के साथ उनका प्रेम भी है और एक तरह की प्रेम गाथा भी कहीं महसूस हो सकती है आपको कि वो महेंद्र मिसिर के और ढेलाबाई के बीच के प्रेम संबंधों का भी है और स्त्री मुक्ति का एक दूसरा पक्ष यहाँ खुलता है, क्योंकि ढेलाबाई तो वेश्या है, तो इससे एक दूसरा पक्ष सामने आता है। और इस कथा में भोजपुरी के महान नाटककार भिखारी ठाकुर भी हैं, महापंडित राहुल सांकृत्यायन भी हैं। ढेलाबाई की गाथा को बहुत सुंदर पक्ष ये भी है कि इसमें अनामिका ने स्त्री मुक्ति और राष्ट्रीय मुक्ति के आंदोलन के बीच जो एक रिश्ता, ये रिश्ता बहुत ही महीन है और इस पे बहुत कम ध्यान दिया गया कि जो हालांकि महात्मा गांधी ने का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन, एक बड़ा योगदान ये भी है कि उन्होंने स्त्री मुक्ति के प्रश्न को न केवल छुआ बल्कि स्वाधीनता संग्राम से स्त्रियों को जोड़ने का काम भी किया। और यहाँ भी स्त्री मुक्ति और स्वाधीनता यानी मुक्ति आंदोलन जो है, राष्ट्रीय मुक्ति का जो आंदोलन है, उसके बीच का जो रिश्ता है उसे तलाशने की कोशिश की गई कि खुदीराम बोस और अन्य क्रांतिकारियों को मुजफ्फरपुर की वेश्याओं के कोठों पर छिपने का आसरा
मिला करता था। ये जो तथ्य है, ये कहीं न कहीं बहुत महीन ढंग से, बहुत अ, ढके-छुपे ढंग से तो लोगों ने कहा, पर अक्सर इस पे कम चर्चा होती है कि मुज़फ़्फ़रपुर की जो वेश्याएँ थीं, वो उन क्रांतिकारियों को छिपने के लिए एक संरक्षण दे रही थीं, उनका साथ दे रही थीं। ऐसा उस में आता है, और इसका बहुत अच्छा वर्णन उपन्यास में है। ये बहुत सुंदर बात है कि अनामिका जी ने इस प्रसंग को बहुत बारीक ढंग से, बहुत नाजुक ढंग से छुआ है, और इसे देखा जाना चाहिए। अ, ये उपन्यास अ, मुझे इसलिए भी बहुत अ, अच्छा लगा कि इस उपन्यास ने एक तरह से पुनर्जागरण की चर्चा को एक बार पुनः, क्योंकि पुनर्जागरण एक बहुत बड़ा चर्चा का केंद्र हमारे सब साहित्य में रहा है, और उसको बार-बार देखा जाना की आवश्यकता है, क्योंकि पुनर्जागरण पे सामान्यतः हिंदी क्षेत्र में पुनर्जागरण को तो पुनर्जागरण नहीं कहा जाता, बल्कि नवजागरणी या इस तरह के अलग पद इस्तेमाल किए गए। पर पुनर्जागरण के ये जो दोनों प्रसंग हैं, जो महाराष्ट्र का, बंगाल का, इनने हमारे समाज को एक बिल्कुल नई ऊर्जा, नया दृष्टि, एक बहुत नयापन हमारे सोचने समझने को दिया, और उससे समाज आगे चल के जो बहुत सारे परिवर्तन हुए, उसका कहीं न कहीं वो पुनर्जागरण उसका कारण बना। यानी कहा जा सकता है कि बाबा साहब अम्बेडकर का जो होना है, बाबा साहब अम्बेडकर जिस ढंग से बाद में आते हैं, तो उसके कहीं आधार में, कहीं महात्मा फुले के आंदोलन भी उसके आधार में रहा होगा। तो ये सारे आंदोलनों की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और इस अ, आंदोलन को लेकर ये उपन्यास लिखा गया, जो बहुत ही सुंदर है। ऐसा लग सकता है, और लग क्या कह सकता है, मतलब ऐसा कई बार उसमें है, क्योंकि 10 द्वारे का पिंजरा नाम ही है। तो ये देह मुक्ति की बात जो है, वो तो उसमें है ही। स्त्री की देह मुक्ति का कहीं न कहीं एक मुद्दा उस उपन्यास में है ही, लेकिन वो वहीं तक सीमित नहीं रहता। वो देह मुक्ति से ज़्यादा बड़े मुद्दों तक, वो पूरे समाज की मुक्ति के मुद्दों तक जाता है, और इसलिए भी मुझे लगता है कि 10 द्वारे का पिंजरा अ, अपने नाम को से आगे बढ़ जाता है, यानी उस नाम से ज़्यादा बाहर अ, उसका अतिक्रमण कर जाता है, ऐसा मुझे लगता है। मैं इस उपन्यास में की खूबियाँ बहुत सारी हैं, और अ, उन पे बहुत सारी बातें हो सकती हैं, पर इतना मुझे लगता है कि ये अ, शायद आपको ये बात अ, उस उपन्यास को पढ़ने की कहीं न कहीं इससे उत्सुकता आप में पैदा हो। इतना ही। धन्यवाद। जी, जी, शुक्रिया राजेश जोशी जी, इस बेहद महत्वपूर्ण वक्तव्य के लिए। और नमस्कार। मित्रों, जब तक हम किसी किताब को पढ़े हुए नहीं होते हैं, तब तक वह हमारे लिए नई किताब ही होती है। जिन मित्रों ने इस उपन्यास को पढ़ा है, वे दोबारा पढ़ सकते हैं, और जो लोग नहीं पढ़े हैं, वे पढ़ सकते हैं। और क्यों पढ़ सकते हैं, इसके लिए हम राजेश जोशी जी के इस वक्तव्य से काफी कुछ समझ सकते हैं। किस तरह मराठी और
बांग्ला पुनर्जागरण के बहाने और अपरोक्ष ढंग से हिंदी नवजागरण, इन सबको केंद्र में रखकर यह उपन्यास चलता है। और ये दो पात्र हैं, उन दो मुख्य जो नायिकाएं हैं, रमाबाई और उनकी शिष्या ढेलाबाई, उनके बहाने ये सारे प्रसंग एक एक कर खुलते हैं। अनामिका जी के उपन्यासों में ये जो संदर्भ आते हैं, थेरी गाथा की भी चर्चा की जोशी जी ने, चाहे उनकी कविताएं हो, उनके उपन्यास हो, तो ये कहीं ना कहीं पूरे उस विमर्श को भी हमारे सामने लेकर आती हैं अनामिका जी। और मगर यह एक जिस शिल्प की बात जोशी जी ने की, उपन्यास के शिल्प की, कि कैसे फिल्मों की पटकथा को लिखे जाने के माध्यम से पूरी कथा वस्तु आगे बढ़ती है। आईना साज में भी ऐसा ही एक लघु उपन्यासिका वहां पर है, जिसके माध्यम से रहीम की पूरी कहानी कही जाती है, लगभग उनकी आत्मकथा जैसी। तो कहीं ना कहीं 10 द्वारे का पिंजरा जो है और आगे चलकर आईना साज, इनमें हम देखते हैं कि ये सभी संदर्भ कैसे एक एक कर आते चले जाते हैं। रहीम हो, कबीर हो, तुलसी हो, और जो दूसरे तमाम हमारे कवि हैं, वे सब एक अवचेतन में अनामिका जी के साहित्यकार के साथ पैबस्त हैं, ऐसा लगता है। वह जो एक प्रसिद्ध जो दोहा है कबीर का, जिसके नाम पर इस उपन्यास का नाम भी रखा गया, 10 द्वारे का पिंजरा तामे पंछी पौन, रहबे को अचरज है, जाए तो अचरज कौन। उसमें जब पिंजरे में इतने द्वार हैं तो उसमें फंसना कैसे, उसमें तो रहना ही अचरज है। रहबे को अचरज है, जाए तो अचरज कौन। वहां तो मुक्ति की बात हमारे तमाम भक्तकालीन कवि किस तरह से कर रहे हैं, मीराबाई किस तरह से कर रही हैं, कबीर कैसे कर रहे हैं, रहीम कैसे कर रहे हैं, तुलसी कैसे कर रहे हैं, और ये सभी रचनाकार अनामिका जी के यहाँ किसी न किसी रूप में मित्रों आते ही चले जाते हैं। इस अवसर पर जोशी जी अगर अनुमति दें तो इसके कुछ हिस्से इस उपन्यास के मैं यहाँ पर पढ़ना चाहूंगा, क्योंकि इससे जो हमारे नए साथीगण हैं उनको कुछ लाभ मिल सकता है। उपन्यास को लेकर उनकी उत्सुकता को थोड़ा हम बढ़ा सकते हैं। एक आध दृश्य इसका पढ़ता हूं, इस उपन्यास का, जोशी जी की अनुमति लेते हुए और तमाम मित्रों की। जी, दृश्य 3 है, 10 द्वारे का पिंजरा। इसका पाठ करता हूं। दृश्य 3। रमाबाई की दीदी कृष्णा बीमार है। पति के रमाबाई की दीदी कृष्णा बीमार है, जिसकी भी चर्चा आपने की जोशी जी ने। रमाबाई की दीदी कृष्णा बीमार है। पति के अनाचार से शर्मिंदा स्त्री, बच्चे पर बच्चे हुए जाते हैं। स्त्री काया की यह दुर्गति रमाबाई को परेशान रखती है। दिन भर घर की चाकरी और खबती पति की मार डांट, रात को फिर उसके साथ सोने की मजबूरी, और सोने का नतीजा एक गोदी के लालने, गद पर गद। अभी जो भाषा देखिए, गद पर गद, आंचलिकता। इनकी कविताएं हो अनामिका जी की, या उपन्यास हो या कहानियां हो, आंचलिकता भी एक खास तत्व है जिसपे भी विद्वान लोग बात करते ही है। बाकी का सारा जीवन चकल्लस, खिदमत और अम्मागिरी की बड़ी कैद। रमाबाई ऐसे घन चक्रों से बहुत खार खाती हैं, किससे करे सवाल। पिता भी कुछ अनमनस्क से रहते हैं, क्या जाने क्या क्या सोचते हुए। दामाद से या किसी से कोर्ट कचहरी करना उनको नहीं रुचता। आश्रम किसी की जागीर नहीं, आश्रम किसी की जागीर नहीं, सब एक ट्रस्ट को सुपुर्द कर
वे फिर से पर्यटन पर निकल जाएंगे। रमता जोगी बहता पानी, जगह जगह रुककर कथा कीर्तन करेंगे। जितना मिलेगा शाम को मिलकर खा लेंगे, फिर निकल जाएंगे आगे। यह घुमक्कड़ी रमा और उसके भाई के चित्त विस्तार के लिए जरूरी होगी। चार दीवारी में बंधा हुआ व्यक्ति जीवन को कितना समझ सकता है। अगर किसी दिन खाना नहीं मिला तो भी क्या, तरह तरह के संकल्प विकल्प पत्नी से चलते रहते। इधर माता पिता के बीच खुसुर फुसर, उधर दीदी जीजा में लगातार तनातनी। रमाबाई का मन आश्रम में लगता ही नहीं। सदा व्रत की उंगली पकड़े वह आश्रम के बाहर गांव तक या जंगलों तक निकल आती। उस दिन तो गजब हो गया। घूमते घूमते दोनों गांव के सीवान तक पहुंचे। वहां बड़ी भीड़ इकट्ठा थी। एक शव पर 9 मन लकड़ियां धरी थीं और उस पर सती होने को बैठी थी रमा से 1 साल बड़ी एक लड़की, जिसकी अभी साल भर पहले ही शादी हुई थी। 9 महीने तक उसका दुल्हा रंगून ही रहा। जब लौटा तो तपेदी का मरीज होकर और अब मर ही गया। इतना नन्हा सा दाम्पत्य और अब उसके संग राख हो जाने की तैयारी। सती प्रथा को याद, इतना नन्हा सा दाम्पत्य और अब उसके संग राख हो जाने की तैयारी। याद है रमाबाई को, शादी के दिन चंपा काफी खुश थी। जिंदगी में पहली दफा साफ चकाचक कपड़े और गहने भी मिले थे। इतनी सुबह से ही सज धज कर बैठ गई थी। बैठी क्या थी, उछलती फिरती रही थी। ऐसे कि शाम को जब बारात आने को हुई, वह थक कर चूर हो गई। कहा, अब मेरा शौक पूरा हो गया। सब गहने कपड़े उतारो मां, घर की साड़ी पहन के सुला दो। अभी देखिए इस तरह के संवाद में जोशी साहब कैसे वह जो बाल विवाह की जो प्रथा है अपने आप इसमें स्पष्ट हो रही है कि लड़की जी, उसको तो नए कपड़े मिल गए, गहने मिल गए, वह उसी में खुश है और अब थक गई है। और जब बारात आई है और दूल्हा आया है तो कह रहे हैं कि मुझे अब ये सब निकालो, सुलाओ। तो वह सब जो था जिस पर आपने बात की पुनर्जागरण को लेकर और तमाम जो हमारे समाज सुधारक हुए उनके अंतर्द्वंदों पर भी कुछ बात आपने की, वे कैसे यहाँ एक एक करके आते हैं। आगे पढ़ता हूं। बाद में जब इतनी कड़क मूंछों वाला दूल्हा खिड़की से देख लिया तो एकदम से छिप गई सखियों की गोदी में। जोर से डर लग गया। कितना मरखंड लग रहा था। अब मरखंड शब्द को ही देखिए, कितना मरखंड लग रहा था। क्या जाने कितना डांटेगा। 10-12 दिन रहकर वापस रंगून गया तो चैन की सांस ली और लो फिर धमक गया। चुटकी बजाते मर भी गया। अब उसकी खातिर सती होना भी जरूरी था। बलि के बकरे की भांति सजा धजा कर गेंदे की लंबी माला पहनाकर, देख कितना कारुणिक दृश्य है। गेंदे की लंबी माला पहनाकर वह चिता पर बिठाई गई थी। लोग जयकारे कर रहे थे कि रमाबाई वहां पहुंची और क्या जाने क्या मन में आया कि आप देखा न ताब। लोग हाहा करते रह गए और वह उसे खींचकर चिता से उतारने लगी। अब रमाबाई का अपना एक जो ये है, अब अपनी जो पहल है, प्रोएक्टिव अप्रोच, क्यों होगी वह सती। वह जीवित होता तो इसकी खातिर सता होता क्या। बहुत मुश्किलों से सदा व्रत उसे खींच कर मारपीट पर उतारू भीड़ से बाहर लाया। वह तो खैर कहिए कि पिछले बरस उसकी मसी भींगी तो कद भी अचानक रमाबाई से काफी ऊंचा निकल आया, वरना मछली की तरह छटर पटर करती रमाबाई को गोद में उठाकर आश्रम तक लिए आना इतना आसान नहीं था। गोद से नीचे उतारने का मतलब था उसे भीड़ के हवाले करना
और उठाकर वहां से उसे ले जाने का मतलब और तरह की फप्तियां सहना। रमा के लिए कुछ भी सहना उसको मंजूर था। उसकी छटर पटर जब थोड़ी शांत हुई, सदा को अपने ही देह के भीतर समंदर हाहाता महसूस हुआ। जंगल के रास्ते आश्रम जाते हुए एक बार तो मन हुआ कि रमा से कहे, अब तुम पैदल चलो, पर मारे आवेग के रमा तो सिसकने लगी थी। सिसकती सिसकती वह उसकी छाती में मुंह गाड़कर जाने कब सो गई। एक बार महुआ के नीचे से गुजरते हुए चींटा समेत एक फूल टप से उसके होठों पर टपका। नींद में भी होठ फपक ही रहे थे। फूंक मारने से फूल हटा नहीं, तो सदाव्रत ने उसका सोया शरीर अपने गाल तक उठाकर गाल से ही फूल उठा देने की कोशिश की। अबे देखिए, यहां कविता है, पूरी है कविता में पंक्तियां। तब जाकर पता चला कि रमा का, फिर यहीं के बाद सीधे यहां अभी कहां एक प्रेम का प्रसंग चल रहा है, फिर सीधे दूसरी चीज, एक अलग चीज। तब जाकर पता चला कि रमा का तो पूरा शरीर बुखार में तप रहा था। वहीं घबरा कर बैठ गया। थोड़ी दूर पर आहुरी बहुरी नदी बह रही थी। धरती की पहली अकुलाहट से, अकुलाहट जो बारिश की पहली झीसी से पैदा हुई होगी, झीसी जिसे धरती की अपने ही उत्तप्त सांसों का रिमझिम प्रत्युत्तर कहना चाहिए। ये कविता नहीं है तो क्या है? नदी के लिए कितनी अच्छी जी, नदी, अहुरी बहुरी नदी बह रही थी। धरती की पहली अकुलाहट से, अकुलाहट जो बारिश की पहली झीसी से पैदा हुई होगी, और एक के बाद एक क्रम जुड़ रहे हैं पदावलियों के। झीसी जिसे धरती की अपनी ही उत्तप्त सांसों का रिमझिम प्रत्युत्तर कहना चाहिए। कितनी सारी झीसियां मिलकर एक नदी की उमंगन बनती है। पहले तो एक हिमशिला ही पिघलती है, फिर उस कसमसाती हुई धारा में कई झींसियां मंद्र कपाहट सी बहती चली जाती है। नदी के किनारे की एक शिला पर एक गिलहरी गर्दन घुमाती इधर उधर देख रही थी, मानो जंगल ने गुप्तचरी उसको ही सौंपी हो। अब देखिए ह्यूमर, मानो जंगल ने गुप्तचरी उसको ही सौंपी हो। कुछ दूर पर एक खरगोश अपना बिल खोद रहा था। हरी घास का एक तिनका उसके खुर में फंसा था। सदाव्रत की उस पर दृष्टि गई। अरे, यह तो वही बूटी है जिसका रस निचोड़कर गुरु माता ने पिछले शरद उसका बुखार उतारा था। पास जाने पर खरगोश बूटी लिए दिए भाग सकता था। रमा को उतरती सांझ में ऐसे बेहोश छोड़ दूर कहीं जाना भी संभव नहीं होता। असमंजस में वह खड़ा ही था कि पानी के छींटे दे या बूटी ही ढूंढे इस घास में, कि रमाबाई स्वप्न में कुनमुनाई और उसका सिर शिला की टेक छोड़ हवा में ऐसे झूल गया जैसे कि डाली पर पकड़कर सुनहरा हुआ ललछौं बिंब फल तितलियों की मीठी महीन चुंपियों से सिहरता हुआ। एकदम से उसकी बाह फड़की, बढ़ी, झुकी, झुकी, बढ़ी, फिर उसको और कुछ नहीं सूझा तो अपनी तलहथियों का एक दोना बनाकर बिंब फल की एक जागृत सी पीठिका बना दी। टिके रहो आराम से, आराम, लेकिन यह बेचैनी कैसी? खरगोश अब तक तो बाहर ही अपना बिल खोद रहा था, भीतर की मिट्टी क्यों ऐसी भुरभुरी हुई जाती है? जगह जगह कुछ अदृश्य से लोटन कबूतर पंख फुलाए बैठे थे, बाहर और मांसपेशियों में। बस एक अंतिम हिस्सा इस दृश्य 3 का। रमाबाई के होंठ फट गए थे। शिशिर की शुरुआत में उसने अक्सर देखा था एक झीना सा कवच उसके होठों पर ही नहीं, उसके समूचे वजूद पर काबिज हो जाता है, जैसे धरती पर कोहरा। इस कोहरे के भीतर से वह रहस्यमयी दिखती,
कुछ देर अपलक ही देखता रहा उसको। इस कोहरे के भीतर से वह रहस्यमयी दिखती। कुछ देर अपलक ही देखता रहा। उसको क्या स्वप्न आ रहे होंगे, उसको क्या स्वप्न आ रहे होंगे, सोचता रहा। गुरु कहते हैं कि जब जीवन को सपना समझने की कला साध लेता है आदमी, नींद के सपने गुहाक्षरों की तरह खुलते हैं। सपने का सपना, सपने का सपना कितना महीन और सुंदर और कितना सार्थक भी। थरथराती उंगलियों से होंठ छूकर देखना चाहा कि पपड़ियों की कुक्षी के भीतर अगाध रस का जो छोटा गुलाबी सा सोता सोया है, अस्फुट शब्दों में वह क्या कह रहा है, अस्फुट शब्दों में वह क्या कह रहा है। फिर अचानक रमा कुनमुनाई, उसका सिर वापस शिला से टिकाकर अंजलि में पानी लाया। सदाव्रत अब उसका अपना सर भी जैसे चकरा रहा था। अज्ञात भय से छाती फूली जाती थी। जल्दी जल्दी वह सब सधे अनसधे मंत्र पढ़ने लगा और गोद में रमा को लिए दिए। जब आश्रम के अहाते तक पहुंचा, मुस्कान में नीली फुफकार भरे हुए पोनप्पा और गांव के उसके कुछ मनचले साथी रास्ता रोककर खड़े हो गए। क्या रे, कैसा रहा वन विहार? उसके बाद तरह तरह के अश्लील छींटे झेलते हुए पहली बार सदा ने जीवन का यह रहस्य समझा कि समाज एक ऐसा कटखना बाप है। अब देखिए, देखिए भाषा जोशी साहब, कि समाज का कटखना बाप है जिसे किसी की भलमन साहत पर जल्दी भरोसा नहीं होता। ये जो ताने हैं, ये ताने हर जगह, गद्य हो या पद्य हो, अनामिका जी के यहाँ ये बहुत ताने सुंदर। पर पुस्तकों पर आते ही आते हैं। मिलते हैं। जी, हम्म। तो बस चलिए, तो अंतिम पंक्तियां। इसके जी साथ जी, इसको बस जोशी मुक्त कर। साहब 2 मिनट ले, हाँ जोशी साहब 2 मिनट लेता हाँ हूँ। वे हाँ कुछ एक चित्र है, वे कुछ एक चित्र है हाँ जो हम दिखला दें कोलकाता हाँ के हाँ, दिनों के। बिल्कुल 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 जी, बिल्कुल। बस अंतिम पंक्तियां पढ़ रहा हूं कि हाँ अ, उस सदाव्रत ने जीवन का यह रहस्य समझा कि समाज एक ऐसा कटखना बाप है जिसे किसी की भलमन साहत पर जल्दी भरोसा नहीं होता। संयम की कोमल लता को संयम की कोमल लता को धीरज का कड़ा तना अवलंब के रूप में अंकवारना ही पड़ता है। कितनी बड़ी पंक्ति है। संयम की कोमल लता को धीरज का कड़ा तना अवलंब के रूप में अंकवारना ही पड़ता है। इन कड़े सवालों का उत्तर समय देगा, इन कड़े सवालों का उत्तर समय देगा। तो मित्रों, ये हमने दृश्य 3 से ये अंश पढ़े इस उपन्यास के। और अब चूंकि जोशी जी का काफी समय हमने ले लिया है, तो चलते चलते वे कुछ एक चित्र हम देख लें जो ये लोग एक साथ कुछ ऐसा संयोग बना कि नीलांबर में लेखक और कुछ अन्य लेखक वहां उपस्थित हुए। मैं इसके पूर्व यह भी बतला दूं मित्रों कि राजेश जोशी जी की संभवतः पहली या कहिए कि लगभग पहली मुलाकात अनामिका जी से दिल्ली में हुई। उन्हीं के कॉलेज में, सत्यवती कॉलेज में, जहां केदारनाथ सिंह, मंगलेश डबराल और स्वयं राजेश जोशी जी कविता पाठ के लिए आए थे। यह संभवतः 80 के उत्तरार्ध की बात है। और फिर क्रमशः कुछ और मुलाकातें दिल्ली के कई कार्यक्रमों में, भोपाल में और कोलकाता में। ये जो हम आज चित्र दिखला रहे हैं, ये नीलांबर कोलकाता के जो प्रोग्राम थे 2018 में उसके चित्र हैं। तो ये देखें। जोशी जी कुछ टिप्पणी करेंगे तो अच्छा लगेगा। जी क्या टिप्पणी। जी, हाँ तो जी, राजेश तो जोशी जी जी, हाँ जोशी जी कुछ कह रहे थे। नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं कह रहा था कि ये मुझे याद आया नीलांबर का ये वो था। और शंभुनाथ जी भी उस समय वहां पे हम लोगों के साथ थे कलकत्ता में। तो ये नीलांबर का ही एक कार्यक्रम का एक दृश्य है ये।
जी, तो ये उस अवसर पर जो कुछ एक चित्र हैं, मैं यहाँ पे दिखा हाँ दूं। बैठे हुए हैं स्टेज पे राजेश जोशी हाँ, जी, ये अनामिका एक जी। कॉलेज, हाँ ये एक कॉलेज में वो, हाँ जी हाँ जी। हाँ आगे कुछ और आप कार्यक्रम के बाद संभवतः कुछ और हाँ बातों हाँ पर चर्चा करते हुए। जी। हाँ, ये बिल्कुल। और यह बाद में एक समूह वाह, चित्र में भी राजेश जोशी जी और तमाम अनामिका जी और तमाम हाँ सब लोग, विश्वविद्यालयगण और बहुत जी सारे, और हाँ आयोजक गण। जी जी। तो बहुत मित्रों, अच्छा लगा कि राजेश जोशी जी आज हमारे साथ बने और अनामिका जी के उपन्यास 10 द्वारे का पिंजरा पर एक बेहद सारगर्भित बातचीत की। जी शुक्रिया जोशी साहब, बहुत बहुत अच्छा, धन्यवाद। नमस्कार। 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 और मित्रों, अनामिका जी पर यह एकाग्र जारी है। कल एक नई कड़ी में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद हमसे जुड़े रहने के लिए, शुक्रिया।